हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। क्लास 12th के लिए आज है डे 6th ऑफ द वेरी हार्ड 75 डेज फिजिक्स चैलेंज। जितने भी लोग मेरे साथ में हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि किस तरीके से हम लोग इन डेप्थ जाके एकदम मोती वाले कॉन्सेप्ट से ना वो निकाल के आ रहे हैं, है ना। आज हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रहेगा, फोर्सेस के बारे में रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पे रहेगा। और कहीं ना कहीं एक डाउट आया था, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि सर हम लोग 60 डिग्री का एंगल कैसे देखें, सुपरपोजिशन कैसे हुआ, उन सबको मैं डील करूंगा, उन सारी बातों को आज मैं डील भी करूंगा, टेंशन मत लो। और थोड़ा सा हम लोग नल पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। बने रहिए, लास्ट तक देखिए और दिल खोल के पढ़िए और अच्छा स्कोर करने की तैयारी कीजिए। मेरे पास में ये भी डाउट्स बहुत आ रहे हैं कि सर फिजिक्स बहुत टफ लगता है, ऐसा है वैसा है। देखो यार, मुझे भी पता है कि ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपको परेशान करता है, विच गिव्स यू द नाइटमेयर्स, बट ये भी यकीन मानो यार कि बहुत इजी बनाएंगे इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा फर्स्ट 2 चैप्टर्स में, लेकिन उसके बाद में जब आपका एक बेस बन जाएगा फिर आप देखिए गाड़ी कैसे भागेगी। बने रहिए, बस पेशेंस रखिए, फेथ लूज मत करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, एक नंबर भी होगा, आप चाहें जब भी लो फील करें मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलें शुरू करें। आइए, तो लास्ट रन पे हमने देखा था कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस कुछ ऐसा है, नहीं यहां पे हम लोग देखें तो सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर दूं। हां, तो यहां देखो, यहां पे प्लस क्यू चार्ज था, यहां भी प्लस क्यू चार्ज था, ये इसका मिड पॉइंट था, यहां से कुछ x दूरी पे हमने p पॉइंट देखा था और वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज देखी थी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। और जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आया था मेरे बच्चे, वो कितना आ गया था, वो डेरिवेशन भी मैंने कराया है और मैंने बोला भी था कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली। ये a था, ये a था, ये कितना आ गया था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी कितना होगा बच्चे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल था थीटा। सही बात है, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा यहां से यह भी तो पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से है। और इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड P पे है ना, वो इंडिपेंडेंट है इसकी वजह से जितनी है उससे, आपस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनमें। ये बात समझ में आई, ये फीलिंग आई, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग जो यहां पे कैलकुलेशन किए थे मेरे लाल, जो हम लोग यहां पे कैलकुलेशन लेके बैठे हैं, वो कैलकुलेशन देखिए क्या थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई नेट ट्वाइस ऑफ के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, क्या यही होगा, क्या यही होगा? बिल्कुल यही था। अब देखो, अगर मुझे फोर्स निकालने को बोले कोई, अगर कोई पूछे कि फोर्स बताओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एट P, लेकिन एक लोचा है, एक लोचा है, एक केमिकल लोचा नहीं, फिजिकल लोचा है इस बार। फोर्स किसके बीच में देखते हो, दो चार्जेस के बीच में, है ना, है ना। P पॉइंट पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है। तो अगर वो फोर्स पूछेगा
तो वहां पे वो चार्ज मेंशन करेगा। मींस लेट द चार्ज एट पॉइंट P इज स्मॉल q। पॉइंट P पे चार्ज कितना हो गया? स्मॉल q। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर्स कितना हो जाएगा? q टाइम्स ऑफ E। या फिर मैं यूं बोलूं कि ट्वाइस ऑफ k q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड की पावर 3/2। नहीं, लॉजिक क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? मतलब आप समझो, लॉजिक समझो। दो चार्जेस हैं, उनके किसी भी ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहां पे लाई कर रहा है, वही तो हुआ। उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, वो निकालने का तरीका ही है। फोर्स आ जाए तो फोर्स निकालने का तरीका ही है। सही है, कोई टेंशन नहीं यहां तक, मतलब पूरा बेसिक डेरिवेशन से चले यहां पर। अब यार सुनो, मेरी बात सुनो। ये x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ये पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है। हम इस बारे में इंटरेस्टेड हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि यहां पे जो फोर्स होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखो ना, x वेरिएबल है, हां या ना, यस और नो। x की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट कहां हो, या ये स्मॉल क्यू चार्ज हम कहां रखें जिससे कि जो इस पे फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, या फिर जो फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाए। इंटरेस्टिंग है। ओके, नाउ अब देखो यहां पे, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x द चार्ज small q must be placed such that at that point force becomes maximum। फोर्स क्या बन जाए जिससे कि मैक्सिमाइज हो जाए, या और फील्ड भी मैक्सिमम कर लो, और फील्ड इज मैक्सिमम। अच्छा यार, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन जब भी पूछता है तो डिफरेंशिएट करके 0 ही रखना होता है ना? ठीक है, तो यहां देखो, किसकी? फोर्स की फील्ड की बात कर लेते हैं। देखो, फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दिख रहा है यहां पे, बिकॉज 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। ऑल अदर टर्म्स आर कांस्टेंट। अरे मेरी बात सुनो यार, मैक्सिमम फील्ड की पोजीशन निकाल लो, वहां चार्ज q रख दो, वहीं पे तो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। फील्ड क्या है? फील्ड एक जगह है जहां पे फोर्स लगता है, फोर्स लगाने के लिए चार्ज रखना है, तो लोकेशन फील्ड के हिसाब से रख दो, वहां तो बस चार्ज रखना है फोर्स के लिए। आया ना? एकदम मस्त। तो किसका प्रोपोर्शन? अच्छा, फोर्स भी देख लो किसका प्रोपोर्शन है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो एक्स का ही प्रोपोर्शनल है ना, बात तो वो रिजल्ट वैसे ही आएगा। ठीक है, ऑल अदर आर कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म्स है। अगर ऐसी बात हुई मेरे लाल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, डीई अपॉन में डी एक्स बराबर क्या हो जाए? 0। किसके लिए? मैक्सिमम कंडीशन के लिए। किसके लिए मेरे लाल? मैक्सिमम कंडीशन के लिए। ये किसके लिए देखने जा रहे हैं हम? मैक्सिमम कंडीशन के लिए। हाँ या ना? कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी करें प्लीज इसे।
चलिए आई गेस ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी ऑफ ई अपॉन में डी एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या है, डी ऑफ या डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस ऑफ के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड की पावर 3/2। यार मुझे ये दिख रहा है साफ साफ कि u बाय वी फॉर्म है, ये है क्या, u बाय वी फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की u बाय वी फॉर्म है ना। अगर ये u अपॉन वी फॉर्म हुई डिफरेंशिएशन की, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस, बहुत इजी। सबसे पहले देखो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, कांस्टेंट वाली 2k q बाहर आ गई, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड की पावर 3/2। सही है। इक्वल टू इसे किसे रखना है, किस में रखना है, 0 में। तो मैं ऑलरेडी देख लूं, ये दोनों जाके उधर 0 हो जाएंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि d ओवर डी एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड की पावर 3/2, ये क्या होना चाहिए, 0, है ना। ये तो उधर ऑलरेडी चले गए ना, मैक्सिमा के लिए करना पड़ेगा ना मुझे, हाँ या ना, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा मैक्सिमा, अगर आप जानना चाहते हो तो डबल डिफरेंशिएट करके फिर आपको वैल्यू 0 वाली फिर उसमें रखनी पड़ेगी, नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगी, अगर पॉजिटिव आ गया तो। ये कंडीशन तो आपको पता है, लेकिन हमें अभी सिर्फ और सिर्फ बता दिया गया है कि मैक्सिमा है, मैक्सिमा की कंडीशन निकालो। तो जब बोल ही दिया है मैक्सिमा है, तो डबल डिफरेंशिएट क्यों करना, चेक क्यों करना भाई। देखो अगर वो बोलता चेक वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप करते, है ना। आइए देखिए नेक्स्ट, आपको u बाई वी फॉर्म का डिफरेंशियल करना है मेरे भाई। तो u बाई वी फॉर्म के डिफरेंशियल के लिए सबसे पहले u का डिफरेंशियल कितना हो गया, ये u का डिफरेंशियल कितना हुआ मेरे बच्चे, 1। फिर ये एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, फिर ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशियल चेन रूल से होगा, पहले इस पूरे को x मान के करो, तो 3/2 बाहर आ गया, और इस पूरे की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 बचेगी, एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड की पावर 1/2 इंटू फिर अंदर वाले का डिफरेंशियल, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0, इसका कितना आ गया 2x, सही है, डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड की पावर 3/2, इसका होल स्क्वायर चलेगा, किसके बराबर 0, वैसे भी वो इधर जाके 0 में खत्म होने वाला है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया एक्स स्क्वायर्ड, अच्छा देखो ये 0 में जाके खत्म, ए स्क्वायर्ड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ना जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यही तो आ जाएगा, है ना, माइनस 3x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 बच गया था, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर 0। मुझे लगता है ये 1/2 वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, ये भी उधर 0 में जाके विलीन, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। बच्चे यहां पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब क्या हुआ, यहां से देख रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर बाय 2, या फिर हम कहें a बाय रूट 2, ये आ गया।
यानी फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम किस लोकेशन पे होगी, जहां पे a/√2 वैल्यू होगी, प्लस माइनस। समझ गए? प्लस माइनस का मतलब यह हुआ कि आप चाहे इधर नाप लें चाहे उधर नाप लें, चाहे इस तरफ नाप ले चाहे उस तरफ नाप ले, a/√2 रहेगा। इज इट क्लियर? हमेशा क्या रहेगा? a/√2। अब यही बात फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि फोर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां होगी? a/√2 पे। समझ गए? क्योंकि फोर्स अगर निकालना होता तो बस यहां पे स्मॉल क्यू आ जाता, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट था, बाहर आ जाता, यही रिजल्ट आता। सही है ना? हां या ना बताइए, यस और नो। u/v का एकदम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन किया है। अगर फिर भी आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर लिए हुए हैं, लाइव फॉर्म में है, प्लेलिस्ट बनी है, प्लीज जाके उसे देख लें। ठीक है, कॉपी करें इसे। चलें आगे। ठीक है, अब देखो इसका एडवांटेज देखो, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हेंस, एकदम डिटेल में सब कुछ देखा अपन ने, हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शैल बी मैक्सिमम एट एक्स की वैल्यू या तो प्लस का a/√2 और x की वैल्यू माइनस का a/√2। ठीक, मतलब या तो इस तरफ या फिर दूसरी तरफ। अगर ये a और a है, यहां q और q है, तो यहां पे आपका a/√2 पे मैक्सिमम आएगा, a/√2 पे मैक्सिमम आएगा। सही बात है। क्या हो अगर मान लो कि ये a ना दे? अरे सर, फिर कुछ नहीं यार, मान लो यहां पे q है, यहां पे q है, और यहां पे आपको a/2 दे दे। अरे फिर कैसे निकालोगे? आपका मैक्सिमम x कितना आ जाएगा? x शुड बी फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, x मस्ट बी प्लस माइनस a/√2। ये आप कर दोगे जल्दबाजी में, लेकिन ध्यान रहे यहां पे a है, यहां पे a/2 है, तो ये a/2√2 होगा। समझे? अगर यहां पे l दे देता तो l/√2 होता। क्लियर? एंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट एट विच force is maximum will be, ये भी क्या होगा? when x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2। ठीक है ना? क्योंकि कारण क्या है? इसके पीछे भी रीजन है, यूं ही हवाई बातें नहीं चल रही। बिकॉज इसके पीछे का क्या रीजन है मेरे बच्चे? बिकॉज F बराबर Q टाइम्स ऑफ E, बात इच खत्म। और Q तो कांस्टेंट था ना, Q तो हमने कांस्टेंट लिया था ना, यस और नो? राइट। अब मान लो जैसे ये दे दे, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा बना के दे दे। अब क्या क्वेश्चन बना के दे दे? ये लो, यहां पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है,
यहां पे भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, और ये पूछ दिया है कि ये दे रखा है आपका 1 मीटर और ये भी दे रखा है 1 मीटर। तो अब बता दो वेयर विल फोर्स बी मैक्सिमम। कहां रखें इस अरेंजमेंट में, कहां पे स्मॉल क्यू चार्ज को रखें कि उसमें मैक्सिमम फोर्स लग जाए। लोकेशन पूछी है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू नहीं पूछी। तो अगेन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए बाय रूट टू। ए कितना है यहां पे 1 है, खत्म, टाटा बाय बाय, इजी पीजी, सेकेंडों में उड़ा दिया आपने। क्यों? क्योंकि पूरी एनालिसिस आपने समझ रखी है ना। 0.5 दे देता, 0.5 बाय रूट टू, कितना इजी है। गॉट इट, यस और नो? मजा है या नहीं बताओ? ठीक है, कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। अब आओ देखो, एक चीज और देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर अपन लोग यहां पे समझ के चलें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, ध्यान से देखिएगा कि यार अभी तो ऐसे रखा, अभी मतलब ऐसे वर्टिकली प्लेस किया, अगर इसी अरेंजमेंट को ऐसे प्लेस कर देते तो यहां पे हो जाती ना लोकेशन, फिर एक्स हम लोग यहां से मेजर करते हैं ना सेंटर से, क्या दिक्कत है? समझ गए क्या दिक्कत है? तो क्वेश्चन कैसे भी बने आराम से कर सकते हो। देखो एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज of 3 microcoulomb in the following। अब देखो अरेंजमेंट कैसा दिया हुआ है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे दिए और यहां पे एक पॉइंट दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। यहां पे कोई चार्ज रखा है 3 माइक्रोकूलम का, है ना। अब इस पॉइंट पे, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, इस जगह मैंने कोई चार्ज रख दिया है 3 माइक्रोकूलम का। अब इसकी वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ये पता करना है। ट्राई करोगे? दो 1 मिनट, वेक्टर का बात आ गया इसमें, ट्राई करो, मैं कराऊंगा, देखो जरा। अब यार देखो, आओ चलो शुरू करें। आई होप आपने ट्राई कर लिया, और ट्राई करना है तो पॉज कर लो पीछे का ले आके। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले इस पॉइंट को देखो। वेक्टर्स में आपने पढ़ा, अगर वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं, एक मैंने लेक्चर लिया हुआ है, एक लेक्चर मैंने लिया हुआ है किस पे, लाइव सेशन में जाके लिया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वेक्टर लॉ पूरा पढ़ाया है। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर मान लो ए से दिखा रहा हूं मैं, ये ए कितना हो गया यहां पे 3i कैप प्लस 4j कैप। अरे सर नहीं समझ में आया, कैसे हुआ ये? अभी सुनो, आई कैप का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन में, एक्स में डायरेक्शन देता है। जे क्या है? वाई में डायरेक्शन। क्या बता रहा है कि कितना कदम आप एक्स में चलोगे तो आपको यह कोऑर्डिनेट मिलेगा। कितना कदम चलना पड़ेगा? 1 2 3 3i कैप, सही है। वाई में कितने कदम चले? 1 2 3 4 4i कैप, 4j कैप। अरे अगर नीचे जाना होता
-4 कैप हो जाता, 1 2 3 4 माइनस, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब समझ में आया? बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है ना? अच्छा, तो बेसिकली आर वेक्टर भी तो यही है। आर वेक्टर मतलब डिस्टेंस जो हम लोग आर से ही दिखाते हैं ना, आर से ही ना दिखाते हैं, बोलिए साहब, डिस्टेंस तो आर ही से दिखाया जाता है। आर वेक्टर कितना हो गया? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, यही पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिया कैसे जाता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर्ड आर कैप, सही बात है, ऐसे ही वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे बाप रे, आर का मैग्नीट्यूड पता है क्या आपको? देखो, कोई भी वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ, और साथ के साथ में उसका डायरेक्शन, ये कैप से डायरेक्शन देते हैं। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है रूट अंडर आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, ठीक है? ऐसे निकाल दोगे। क्यों होता है ऐसा? पूरा पढ़ा है बच्चे, जाके पढ़ लो प्लीज, बेसिक मैथ्स पढ़ लो एक बार, जिसको भी दिक्कत है प्लीज पढ़ लो, प्लेलिस्ट में एकदम रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जाके देख लो। कितना हो गया ये? 5 हो गया क्या? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, अंडर रूट ये आ गया। बढ़िया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज के 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 3 माइक्रो कूलम मतलब 10 की पावर -6, और यहां पे 5 का स्क्वायर यानी 25, सही है? 9 इंटू 9 3 जा 27, यह आ गया 27/25 इंटू 10 की पावर 3, इतना आ गया। क्लियर है? क्लियर है? मैं कोई यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पे इनकी यूनिट नहीं दी हुई है 3,4। अगर मीटर में होता तो ये आपका सिंपली कितना आ जाता? न्यूटन पर कूलम, राइट? न्यूटन पर कूलम यूनिट, मैं बोल दे रहा हूं। अब मैंने इनको डिफाइन कर दिया कि हाँ न्यूटन पर कूलम यूनिट में मैं बता रहा हूं। अच्छी बात है, ये ही आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन ऑफ ई कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ ई डायरेक्शन ऑफ आर होगा, और डायरेक्शन ऑफ आर कैसे निकलेगा? डायरेक्शन ऑफ आर निकलेगा, देखो यहां भेज दो, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो बच्चे मुझे लगता है आर वेक्टर कितना है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, डायरेक्ट वेक्टर तो ये है, मैग्नीट्यूड कितना है? 5, 3/5, 5। ओके, अब आपके पास में ई वेक्टर आ गया, कितना मैग्नीट्यूड कितना है ई वेक्टर का? 27/25 इंटू 10 की पावर 3, और डायरेक्शन आ गई 3/5 आई कैप और 4/5 जे कैप, ये आ गया आंसर। नहीं समझे? वापस बता रहा हूं, देखो मैग्नीट्यूड निकाल ली, मैग्नीट्यूड के लिए ये डायरेक्शन, ये जो सॉरी डिस्टेंस है चार्ज और इस पॉइंट के बीच में, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? रूट अंडर आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आ गया 5, ठीक? तो हमने ये वैल्यू निकाल दी ई की, मैग्नीट्यूड निकल गया ई का, ये ताकत है। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा? ई का डायरेक्शन वही होगा ना जो आर का डायरेक्शन है। आर का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? यहां देखो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो वेक्टर को, वेक्टर ये रहा, मैग्नीट्यूड 5 आया था, डिवाइड कर दिया, ये डायरेक्शन आ गई, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ई कैप ई वेक्टर। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया 3 मार्क्स के करीब में आएगा बोर्ड में। लॉजिक क्लियर है या नहीं ये बताइए, मजा आया या नहीं ये बताइए, समझ गए? समझ गए? अब यहां पे बस कोई और चार्ज दे देता, मान लो 1 माइक्रो कूलम का, तो फोर्स निकल जाता है ना? तो क्या निकल जाता? फोर्स। अभी क्या निकला है? फील्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर? बोलिए साहब। चलें आगे, कॉपी कर लिया, देख लो।
आइए अब देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। किस पे देखने जा रहे हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये एक्सियल पॉइंट पे आएंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो हम देख चुके, अब एक्सियल पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, देखो, आओ देखो। नंबर 1, जैसे मान लो यहां पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनके बीच का कोई गैप है, इनके बीच में गैप है 1 मीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, आपसे पूछ दिया कि इनके जस्ट बीच में, मध्य में एक पॉइंट P है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा, तो ये बात है, एक मैं करा रहा हूं, बाकी आपको ट्राई करने। देखो, अब आ जाओ मेरे बच्चे, P पॉइंट पे आ जाओ। अगर इस P पॉइंट पे आप चले, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यहां कोई टेस्ट चार्ज रखा आपने पॉजिटिव, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा। या ऐसे समझ लो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही E1, इसकी वजह से ये रही E2, है ना। तो इस पॉइंट P की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2। सही है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है यानी आई कैप, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यानी माइनस आई कैप। सही बात है, क्लियर है। E1 कैसे निकालोगे? ध्यान दो, कोई भी फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना। अब अगर अपने को E1 निकालना है, यदि हमको E1 निकालना है, E1, तो E1 कितना हो जाएगा? KQ1 अपॉन में R1 स्क्वायर। R1 कितना है? इस 1 चार्ज से इस P पॉइंट की दूरी। सही है, 1 चार्ज से P पॉइंट तक की दूरी। अच्छा, E1 हो कितना गया? 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना है? चार्ज हो गया आपका हाँ 2 इंटू 10 की पावर -6। और तो और मिड में है ना, ये मिड पॉइंट पे है ना, तो मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट लिख देते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर ये मिड पॉइंट पे है तो यानी कि आधा mm, 0.5, 10 की पावर -3 mm, 0.5 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर होता है, इसका स्क्वायर। बेसिकली अब इसे सॉल्व करते हैं। E1 बराबर 9 2 जा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अरे मतलब ये देखो ना, 10 की पावर क्या बचेगा? 6 3, सही, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, नहीं, इंटू 10 की पावर -6। एक बात बताओ, E1 बराबर 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 2 जा 18, और 0.25 1/4 होता है, 4 ऊपर गया, 18 4 जा 72 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर गया +6, 6 और 3 9 न्यूटन्स पर कूलम। बच्चे किस डायरेक्शन में है? ये किस डायरेक्शन में है? आई कैप। सही, उसी प्रकार से आइए E2 निकाल ले रहे हैं। E2 इधर की तरफ। अब देखो E2 अगर निकालना है तो वही 9 इंटू मतलब K टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये निकल के आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9। Q2 कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आधा mm, अगेन मिड पॉइंट है, इसका स्क्वायर। कितना हो गया? 9 इंटू 10 की पावर 9, हाँ या ना, 3 इंटू 10 की पावर -6 यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 9,
सॉरी ये 3 बचा ना, +9 -6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर गया 9 3 जा 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, 25 इंटू 4 100 होता है, 108 है ना, 108 हो गया, 108 इंटू 10⁻, ऊपर जाने पे अगेन 3 + 6 9 न्यूटन्स पर कूलम, ये E2 हो गई। लेकिन फर्क ये है कि ये E2 माइनस आई कैप में है ना। अब अगर आप यहां पे E1 ई नेट निकालोगे वो कितना हो जाएगा, E1 + E2, बोलो मेरे भाई, ई नेट निकालोगे वो कितना हो जाएगा, E1 + E2, हाँ या ना, यही है। अब हम इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो करो, कॉपी करो इसे, फिर जोड़ता हूं मैं, कॉपी करो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे ये वेक्टर्स है ना, E1 E2 साइन के साथ में जुड़ेंगे, यानी ई नेट बराबर E1 है कितना मेरे भाई, E1 जो है वो हो गया आपका ये आ गया, लो ये हो गया आपका कितना था, 72 इंटू 10⁻9 आई कैप प्लस 108 इंटू 10⁻9 माइनस आई कैप, यानी कि ये माइनस हो गया, तो ये हो गया 72 इंटू 10⁻9 माइनस 108 इंटू 10⁻9, तो ये कितना आ गया, ये 10⁻9 तो चलेगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, हाँ या ना, 36 आ रहा है गेस, ये हो गया 28, 28 और 6 36, 28 और 8 36 न्यूटन्स पर कूलम। यानी कि इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, मैं ये बोल सकता हूं कि ई नेट जो है वो है 36 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम इन द नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन। किधर है मेरे बच्चे, नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन। फीलिंग आया, यस और नो, क्लियर। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं आपको, ये आपको करने हैं और इसका आंसर आपको बताना है। प्रॉब्लम नंबर 1, देखो तरीका यहीं से देख लो, तरीका यहीं से देख लो, यहां पे -2 माइक्रोकूलम का है और यहां पे -2 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये टोटल ये 4 मीटर है, आपको P पॉइंट पे निकालना है जो कि यहां से 1 मीटर है। फाइंड E नेट, समझ गए, ई नेट निकालना है हर जगह। प्रॉब्लम नंबर 1 एक और दे रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। वही डायरेक्शन लगाना, सबसे पहले क्या किया था हमने, देखो यहां पे सबसे पहले डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन देख के फिर मैग्नीट्यूड निकाला और मैग्नीट्यूड निकाल के फिर डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ और घटा दिया, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम, -4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम, और ये रहा आपका मीटर में दे दिया क्या, मिलीमीटर कर दो यार, मीटर में तो मतलब बहुत वेग आंसर्स आ जाएंगे, मिलीमीटर कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर एंड ये भी 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, लास्ट प्रॉब्लम, 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, अगेन मिड पॉइंट, ठीक है।
ये 2 mm है और ये भी 2 mm है, पॉइंट P। फाइंड ई नेट एट पॉइंट P। लास्ट, चलो एक और ले लो मेरी तरफ से। एक और देख लो यार, अब मतलब गुस्सा मत करना, जितना क्वेश्चन करोगे उतना मजा आएगा। और भले ही ये देखो, ये चैलेंज 75 दिन से 125 दिन हो जाए, टेंशन मत लो, है हमारे पास इतना टाइम। बोर्ड से पहले इतना शानदार हो जाएगा ना फिजिक्स आपका कि मतलब देखते रह जाओगे। लेकिन यार जो होमवर्क दे रहा हूं वो करो, ये चैलेंज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो होमवर्क दे रहा हूं सब करो, कुछ नहीं, एकदम डर भगाओ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, गलत होगा ना, गलत सही आंसर दो, कमेंट करो, मैं है ना, मैं ही सही कराएगा, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसको। 2 माइक्रोकूलम और माइनस का 3 माइक्रोकूलम। आई अब आएगा ना मजा भाई बीड़ू। P मिड पॉइंट है, यहां से 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पे। 1 2 3 4 इनके आंसर्स कमेंट में मुझे चाहिए, ठीक है, इसके आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए। कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों, ये कर लीजिए। यहां पे काफी क्वेश्चंस देखे, कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ को शुरू कर देंगे, ठीक है। कल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को शुरू करेंगे। ओके जी, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से उठाया। कल तो हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कभी है, वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा, वो भी थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लूंगा। कॉपी कर लो इसे। ठीक है यार, हो गया होगा आई गेस। चलो सुनो, आप ही लोगों की एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, फील्ड ऐसे है, एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज। अब ऑब्वियस सी बात है यार, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऊपर से नीचे जाएगा, राइट, एक्सेलरेट करेगा। तो जब भी फोर्स लगता है तो फोर्स को कैसे देखते हैं हम, एम ए, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी। अच्छा, फोर्स फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसे देखी जाती है, क्यूई, है ना मजेदार। तो अब आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, क्यूई बाय एम। उससे हमने टाइम, प्रोटॉन और इसके अंदर कंपैरिजन देख लिया था, हाँ या ना। अब मैं पता है आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे फेंक दिया चार्ज को, श्यू ऐसे फेंक दिया, तो V से जा रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्योंकि अगर फील्ड ऐसा है, फील्ड ऐसा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे है, ऐसे जाएगा, है ना, नेगेटिव की तरफ जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी थी तो वेलोसिटी की वजह से ऐसे गया, लेकिन ऐसे आ गया। बॉल फेंकते हो तो चूंकि आपने शुरुआत में वेलोसिटी दी है इसीलिए वो ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटी साथ के साथ लग रही है तो अल्टीमेटली नीचे ही जाके गिरती है। वैसे ये चार्ज और प्रोजेक्टाइल मोशन से हमने कोरिलेट करके बहुत शानदार फॉर्मूलेस देख लिए थे, हाँ या ना। तो यार इसी तरीके से हम लोग पूरे डिस्कशन को करेंगे। देखो ये मजेदार है, सोचो। पता है फिजिक्स में आप क्यों थोड़ा सा घबराते हो, क्योंकि आप समझते हो कि यार फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन है, रटना है। नहीं, सोचो, सोचो कि मतलब चार्ज है, अगर वो ऐसे जा रहा है, अच्छा तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी होगी, ओके ओके ओके, पिक्चराइजेशन करो, विजुअलाइजेशन करो। जिस पल ये करना शुरू कर दिया, समाप्त। ओके, एंड इट डजंट मैटर whether it takes 75 days or 100 days or 125 or 150 days even, उससे ज्यादा नहीं लूंगा बोर्ड। whatever the number of days it takes, I'll be there for you forever. कंटिन्यूएशन में यहां पे क्लासेस चलेंगी, एक भी दिन गैप नहीं जाएगा। जुड़े रहो, बस पेशेंस रखो, मेहनत करो, दैट्स इट। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।
प्रथा आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, आंसर्स ध्यान रखना, सीखो, हर दिन सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।